नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बंगाल के महासंग्राम में पहले चरण के चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ अब 2 दिन बाकी हैं और बीजेपी टीएमसी पूरी जोर आजमाइश में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बंगाल जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद कांथी में उनकी चुनावी रैली होने जा रही है। हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की रैली में आज क्या खास होने वाला है, कांथी से कैसे बंगाल की हवा बदलने की तैयारी है और अधिकारी ब्रदर्स का अगला कदम क्या होने जा रहा है। इस चुनावी रण के सबसे बड़े नेताओं का इंटरव्यू भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बंगाल को लेकर अमित शाह का सुपर प्लान क्या है और जेपी नड्डा अब कौन सा नया अभियान बंगाल में शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको आसाम और केरल की चुनावी हलचल का लेटेस्ट रिव्यू भी दिखाएंगे, लेकिन शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज अधिकारी परिवार के गढ़ में हुंकार भरने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में शिशिर अधिकारी के संसदीय क्षेत्र कांथी पहुंचेंगे पीएम के साथ मंच पर शिशिर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण के प्रचार में अब सिर्फ 30 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और आज कांथी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रैली अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि इस संसदीय सीट पर कब्जा है तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन तृणमूल के जो सांसद शिशिर अधिकारी जीतकर यहां से आए, वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के मंच पर उनकी मौजूदगी सब कुछ साफ कर देगी। पीएम की रैली से पहले बंगाल की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु के भाई दिव्येंदु भी। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले हैं शिशिर अधिकारी। दिव्येंदु की बीजेपी से बात चल रही है, ये शिशिर अधिकारी ने एक्सेप्ट किया है, मान लिया है। मैं आज पीएम की कांथी रैली में जा रहा हूं। सुनिए शिशिर अधिकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। शिशिर दा, अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ टीवी 9 भारतवर्ष चैनल से। हाँ, आप आज जाएंगे पीएम के रैली में? हाँ, आप जाएंगे उसमें? हाँ, जाएंगे। अच्छा, तो आप भी जाएंगे और आपके जो बेटे हैं छोटे वाले दिव्येंदु, वो भी जाएंगे क्या? नहीं, वो जाते नहीं जी, जो बाहर है। अच्छा, वो बाहर है, लेकिन आप जाएंगे। लेकिन अब ये बताइए कि आपको तो मीर जाफर और गद्दार कहा जा रहा है ममता बनर्जी की ओर से आपके परिवार को। वो क्या करेगा क्या करेगा, वही तो लोग का काम है इसे करने के लिए। हाँ, तो बस आदमी जानता है। हाँ। वो लोग बोलने से हम लोग क्या करेगा, कर दे तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग जानता है वही अपने मिर्जापुर है, अपने गद्दार वही है। हाँ। वो आदमी लोग ठीक ही आंसर देगा इसको। अच्छा, क्या असर देखते हैं शिशिर दा प्रधानमंत्री की रैली का? क्या अच्छा ही होगा। हाँ, कितनी भीड़, बहुत अच्छा। कितनी भीड़? 35 साल ये टाउन में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। हाँ, 35 ईयर्स 35 ईयर से यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं आया है कांथी में। टाउन में नहीं आया, इस टाउन में नहीं आया है। हाँ, तो इस आने के लिए कल रात से आदमी जड़ हुआ है, कुछ बहुत सारे जाते हैं। तो आपके परिवार में अब सिर्फ दिव्येंदु ही हैं जिन्होंने अभी तक बीजेपी में जो आए नहीं हैं, उनका क्या विचार है? आप तो पिता हैं उनके। वो बात करेगा, बात करके वो दिखाएगा। देखिए, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी अधिकारी फैमिली मोदी के साथ चली। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। शिशिर अधिकारी तो आज मोदी के साथ मंच पर मौजूद नजर भी आएंगे। हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। निखिल प्रसून हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, बंगाल से ही आते हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब टीएमसी के तेज तर्रार नेता हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल की सियासत पर खासी नजर है इनकी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी हमारे साथ मौजूद हैं गुवाहाटी से, क्योंकि आसाम में भी जबरदस्त हलचल है। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। शिशिर अधिकारी बिल्कुल साफ कह रहे हैं, उनकी बातों का लबोलबाब यह है कि पूरा का पूरा अधिकारी परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कब कौन कहां दिखता है, अब यह बात बेमानी हो गई।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है समीर कि अधिकारी परिवार पूरी तरह से इस समय बीजेपी के साथ है और सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। दिव्येंदु अधिकारी जो तुमलुक से सांसद हैं, उनके भी शामिल होने की औपचारिकताएं ही बाकी हैं। और वो भी उन्होंने शिशिर अधिकारी जी से जब हमने बात की, उन्होंने कहा वो बात करेगा। फिर हमने पूछा आगे वो संपर्क में है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो ये अब सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शिशिर अधिकारी जो हैं वो यहाँ से सांसद हैं, अधिकारी परिवार का गढ़ है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, कम से कम 4 जिले तो मान लीजिए, पुरुलिया, बांकुरा, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अधिकारी जो परिवार है उसका प्रभाव है, वो यहाँ की काफ़ी अच्छी खासी संख्या में सीटों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, देखिए हम उसी रैली ग्राउंड पर पहुँच गए हैं। आप यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लोग तेजी के साथ में यहाँ भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। ये मैसेज, कोशिश ये बीजेपी की, ये मैसेज कांठी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये आसपास के कम से कम 3-4 जिलों तक ये मैसेज जाना चाहिए जहां पर गढ़ है अधिकारी परिवार का। समीर, ठीक है, बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच अपने दर्शकों को बता देते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब 30 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है बंग युद्ध की शुरुआत में। तो आइए नजर डाल लेते हैं कि पहले चरण में जो 30 सीटें हैं वो 5 जिलों में कैसे कैसे बटी हुई हैं, इनके समीकरण दरअसल क्या कहानी कह रहे हैं। पहले चरण में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो आपके सामने है। जिला बांकुड़ा, यहां पर सीटों की संख्या है 4। पहले चरण में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर, यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। तगड़ा चुनाव यहां पर होना है। इसके अलावा अगर बात करें झारग्राम की, तो इस जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर पहले चरण में विधानसभा चुनाव अंजाम दिए जाने हैं। इसके अलावा पूर्व मेदिनीपुर, यहां पर सीटों की संख्या है 7। इसके बाद पुरुलिया भी अगर इसमें हम ऐड कर लें तो पुरुलिया की 9 सीटें भी ऐसी हैं जिसमें पहले चरण में चुनाव होना है। यानी कुल 30 सीटों का फैसला बंगाल के मतदाता पहले चरण के चुनाव में कर देंगे। अब से 30 घंटे बाद ये वोटिंग शुरू होगी और उसमें मतदाता तय कर देंगे कि इस बार बंगाल का मुस्तकबिल क्या होगा अगले 5 सालों तक। साल 2016 और 2019 में क्या हुआ था इन 30 सीटों पर, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा दिलचस्प भी। ये देखिए, साल 2016 और 2019 में क्या हुआ पहले चरण की 30 सीटों पर, यह हम आपको बता रहे हैं। पार्टी टीएमसी 2016 की विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र करें तो 27 सीटें, यानी 30 में से 27 सीटें हासिल कर ली थी ममता बनर्जी की पार्टी ने। और 2019 के लोकसभा चुनावों में 10 सीटें हासिल की थी। इन 30 सीटों में जो संसदीय सीटें आती हैं उसमें से कांग्रेस के खाते में 2016 विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें गई थी। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। याद कीजिए, 2016 में 212 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस पहले नंबर की पार्टी थी, बहुमत के साथ सरकार बनाई, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। लेकिन इस बार असल जंग जो है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच है। 2019 के लोकसभा में यहां से खाता नहीं खुल पाया था कांग्रेस का। इसके अलावा आरएसपी के खाते में भी 1 सीट गई थी इन 30 सीटों में से 2016 में, और जाहिर है लोकसभा में तो खाता नहीं खुला। बीजेपी के खाते में 0 सीटें आई थी। बीजेपी का इन 30 सीटों में से किसी पर भी खाता नहीं खुल पाया था। 0 सीटें, 0 रहा बीजेपी का नतीजा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों ने सारे समीकरण जो हैं, पुराने समीकरण, वो धराशायी कर दिए और 20 लोकसभा सीटें हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। और यही सबसे अहम बात है। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा यहां पर जो आंकड़ा है वो गड़बड़ है, क्योंकि टोटल 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थीं। बहरहाल हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी तो मौजूद हैं ही। खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि कांथी में आज जो महामुकाबला होना है, जिस तरह से शिशिर अधिकारी की मौजूदगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच से नजर आएगी, ये क्या कोई खतरे का संकेत है टीएमसी के लिए? चलिए, खालिद अब्दुल्ला से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। गौतम लाहिड़ी साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? शिशिर अधिकारी ये साफ कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर वो मौजूद रहेंगे।
नहीं, देखिए कोई भी पार्टी से एक भी नेता अगर दूसरी पार्टी में चला जाता है कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। और खास तौर पे पूर्व मिदनापुर में ये शिशिर अधिकारी परिवार, उनका एक प्रभाव है क्योंकि शिशिर अधिकारी बहुत दिनों से इस इलाका में राजनीति कर रहा है, कांग्रेस के पुराना जमाना का नेता है। और ये शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन करने के बाद ये स्वाभाविक था कि सारे इसका परिवार में जितना सदस्य है वो ये औपचारिकता रहेंगे कि ज्वाइन करने में भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा कि अमित शाह का रैली में शिशिर अधिकारी ज्वाइन कर रहे एक बार दिखाई दिया था। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री के सामने जो रहना इसके लिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे खास चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनका जो जन लोकप्रियता है, इसके कारण देखिए बिहार में जो लोग हम सोचते थे कि अपोजिशन पार्टी जीत रहे, लास्ट मोमेंट में प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रभाव चुनाव में दिखाई दिया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का सीट बढ़ भी गया और वो आज सत्ता में है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक असर जनता में होते हैं। भले ही पूर्व मिदनापुर से 10 तृणमूल विधायक अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ अधिकारी ब्रदर्स ही ज्वाइन किया है, इसलिए लड़ाई कठिन है। और इसी के आसपास ही नंदीग्राम है जहां पे ममता बनर्जी लड़ रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का सीधा चुनौती ममता बनर्जी के ऊपर है, जो ममता बनर्जी से नाराज जनता है जी, उसका सारे के सारे वोट वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। इसके कारण ही प्रधानमंत्री को आज वहां जाना पड़ रहा है, वो जा रहा है, शायद इसका कोई प्रभाव तो पड़ सकता है। इस पर तो कोई गौराई नहीं है, क्योंकि पहला चरण का जो चुनाव है इसमें आपने कहा था कुछ, मुझे लग रहा है कि 20 विधानसभा सीटों में आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा सीटों में जो आगे खालिद अब्दुल्ला साहब, ये अब पहले शुभेंदु अधिकारी और फिर अब शिशिर अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी की भी बातचीत चल रही है। शिशिर अधिकारी खुद कह रहे हैं ये कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा डेंट है आप लोगों के लिए, टीएमसी के लिए, और इससे कितना फर्क पड़ने वाला है इस बार चुनावों में, आप क्या मान रहे हैं? बातचीत चल रही है, कह रहे हैं ये कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा डेंट है आप लोगों के लिए, टीएमसी के लिए, और इससे कितना फर्क पड़ने वाला है इस बार चुनाव में, आप क्या मानते हैं? हेलो, आवाज मिल रही है? बोलिए। हेलो हेलो, खालिद अब्दुल्ला साहब तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनकी आवाज तो बखूबी आ रही है। निखिल प्रसून साहब, आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं, टीएमसी के लिए कितना बड़ा दंड, आपके लिए कितना बड़ा फायदा? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। पश्चिम बंगाल की महान धरती पर हम आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं। आज कांथी में उनकी विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है और पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को लेकर के उद्यत है और पूरी तरह तत्पर है कि उनका स्वागत करें। और उनके चरणों में जो हमने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है वह इस बात का द्योतक है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है और जनता के सहयोग से और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और स्थानीय नेताओं के प्रभाव से और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक हाथ में भगवा और एक हाथ में तिरंगा लेकर के 2 मई को पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करेगी ही। और ये जनता की भावना है और हमें इसमें कोई भी शको शुबा नहीं है। देखिए, वो जो ऐसा क्षेत्र है वहां जनसंघ का भी प्रभाव हुआ करता था सालों पहले, दशकों पहले। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से तृणमूल ने वहां पाड़ा पाड़ा में, घर में, गलियों में लोगों को प्रताड़ित करने को, अपमानित करने को अपनी राजनीति का एक अंग बनाया, जिस तरह हिंसा को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह भ्रष्टाचार को उन्होंने संस्थागत रूप दे दिया, इस वजह से जनता त्राही त्राही कर रही है। और परिवर्तन के लिए, असली परिवर्तन के लिए, जो असल परिवर्तन जो बोला जा रहा है, उसके लिए जनता पूरी तरह उद्यत है। ठीक है प्रसून जी, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। खालिद अब्दुल्ला का संपर्क लगता है हमसे जुड़ गया है, लेकिन उनके पास जाएं उससे पहले उन्हीं की पार्टी से जुड़ी खबर यह है कि बंगाल विजय के लिए ममता बनर्जी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बांकुड़ा में ममता बनर्जी धुआंधार प्रचार करेंगी। दोपहर 12 बजे से बांकुड़ा में 3 रैलियां होनी है दीदी की। खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
खालिद अब्दुल्ला साहब, कितनी बड़ी चुनौती, कांथी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप जिनको मीर जाफर कह रहे हैं, आपके सांसद शिशिर अधिकारी, वो भी मंच पर मौजूद रहेंगे। देखिए, आपने कहा था, आप लोगों के माध्यम से सुना जाता था कि परिवार तंत्र ये पार्टी है। आज वो पूरी परिवार बीजेपी में जाके पूरी तरह से मैं समझता हूं सट गई है। दूसरी बात रही कि भ्रष्टाचार की बातें कहा आपने कि भ्रष्टाचार चल रहा है, तो 150 लगभग नेता भ्रष्टाचारी नेता तृणमूल कांग्रेस से निकलकर वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, 150 भ्रष्टाचारी नेता थे ये जो आपकी पार्टी से बीजेपी में चले गए? इतने सारे भ्रष्टाचारी नेता थे आपकी पार्टी में? ये आपके माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जबानी में बता रहा हूं। ये लोग कहते थे कि शुभेंदु अधिकारी, मुकुल भाग, राजीव बनर्जी, जितने सब्यसाची दत्त, मैं सीरियल गिनाता रहूं तो बहुत समय लग जाएगा। इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग ही कहते थे कि भ्रष्टाचार लोग हैं, भ्रष्टाचारी नेता। आज उनके पास जाके वो सारे लोग, शुभेंदु अधिकारी की पूरी परिवार वहां चले जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर शुभेंदु अधिकारी की परिवार चले जाएगी तो पूर्व मिदनापुर से कोई लोग नहीं जा रही है। तो साबित आपके माध्यम से मैं अभी लहरी जी से सुन रहा था। लेकिन खालिद साहब, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जितने जा रहे हैं आपकी पार्टी से बीजेपी में सब भ्रष्टाचारी हैं, अपने पाप धुलवाने के लिए जा रहे हैं। तो इतने सारे पापी नेता आपकी पार्टी में थे, इसका मतलब ये भी तो एक मैसेज जा रहा है ना। पार्टी कभी नहीं के भ्रष्टाचारी नेता, पार्टी हमेशा उन लोगों के साथ समर्थन करके रखी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला कर कहते थे, बाद में पता चला कि ये लोग भ्रष्टाचारी है, इसलिए वहां पे जाके अपना नाम को सीबीआई से हटाना चाहते हैं, ईडी से हटाना चाहते हैं, आरबीआई की धमकियों से हटाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों हैं, उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नाम। ठीक है खालिद साहब, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच भारतीय जनता पार्टी पर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, कोल इंडिया सब बेच देगी भारतीय जनता पार्टी, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। सिर्फ एक कारखाना चलेगा, मोदी के झूठ का कारखाना। देश में सिर्फ बीजेपी के फ्रॉड का कारखाना चलेगा। ये बातें ममता बनर्जी की तरफ से कही गई हैं, सुनिए। ব্যাংকে আপনি টাকা রাখছেন, ব্যাংক বন্ধ করে দিচ্ছে। যে কোনো দিন বলবে ব্যাংক বন্ধ, তোমার টাকা নেই, বাড়ি যাও। ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দিচ্ছে, কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছে, রেল বিক্রি করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বিক্রি করে দিচ্ছে, এমটিএনএল বিক্রি করে দিচ্ছে, এইচপিসিএল বিক্রি করে দিচ্ছে, সব বিক্রি করে দিচ্ছে, সব কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। শুধু একটাই কারখানা চালু থাকবে, নরেন্দ্র মোদীর মিথ্যে কথা বলার কারখানা, আর নরেন্দ্র মোদীদের বিজেপি পার্টির জচ্চুরি করে খাওয়ার কারখানা। देखिए ममता बनर्जी किस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों पर हमलावर नजर आ रही हैं हर रैली में, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी भी बखूबी समझ रही हैं कि इस बार असल मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी की इससे पहले कभी सरकार तो रही नहीं, इसीलिए वो केंद्र सरकार की पॉलिसीज को घेरते हुए बीजेपी पर हमला बोलती हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था अधिकारी परिवार का, तो अधिकारी परिवार की ताकत क्या है ये जरा हम आपको बताते हैं। पावरफुल अधिकारी परिवार, शिशिर अधिकारी सांसद है कांथी से, कांथी जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी। शुभेंदु अधिकारी आ ही चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में और इस वक्त बंगाल बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, मंत्री रहे और तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के बड़े पुराने भरोसेमंद नेता थे, 6 मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। दिव्येंदु अधिकारी ये सांसद हैं तामलुक से, ये भी भारतीय जनता पार्टी में आने जा रहे हैं। सोमेंदु अधिकारी जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं कांथी से ही, ये भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। शिशिर अधिकारी जो कि शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, उनसे जब बातचीत की जा रही है तो वो ये बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि ये अधिकारी परिवार जो है ये पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहेगा। अब इसका कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, ये आने वाले चुनाव तय करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो अधिकारी परिवार से बहुत ज्यादा है। आमोद राय बीजेपी को। जी बिल्कुल अधिकारियों से निश्चित तौर पे बीजेपी को बहुत अपेक्षा है और
बीजेपी ने एक दांव लगाया था, खास करके शुभेंदु अधिकारी के परिवार पे एक दांव लगाया था और वो दांव सही दिखता नजर आ रहा है। बीजेपी काफ़ी आश्वस्त है कि इस परिवार का, जो अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक भी जिक्र कर रहे थे कि करीब 4 से 5 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में तकरीबन 40 से 50 विधानसभा क्षेत्रों में दबदबा है और सालों से ये काम करते हैं। खास करके शिशिर अधिकारी की बात करें, शुभेंदु को जो पिता हैं बहुत पुराने नेता हैं और वहाँ काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं। उसके बाद उनके राहों कदम पे चलते हुए शुभेंदु ने वही रास्ता अख्तियार किया और किस तरह से, आपको याद होगा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए ज़मीन तैयार किया और उस पूरे इलाके में कहा जाता था कि भले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की चलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसे राज्य में जहां एक मुख्यमंत्री की हर जगह चलती हो, हर फैसला उसका होता हो और सिर्फ उस इलाके में शुभेंदु अधिकारी का चलता हो, तो आप लगा सकते हैं कितने इंपॉर्टेंस वहां रखते थे। लिहाजा बीजेपी को उस इलाके में फायदा होगा, निश्चित तौर पे होगा, ये बीजेपी मानती है, लेकिन कितना होगा, क्या होगा, ये 2 तारीख के बाद पता चलेगा। सही बात है। और हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भी कांथी से, उन्होंने शिशिर अधिकारी से बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत हुई है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शिशिर अधिकारी। शिशिर साहब, अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष चैनल से। हाँ आप आज जाएंगे पीएम की रैली में? हाँ आप जाएंगे उसमें? हाँ जाएंगे। अच्छा, तो आप भी जाएंगे और आपके जो बेटे हैं छोटे वाले दिवेंदु, वो भी जाएंगे क्या? नहीं वो जाते नहीं जी, जो बाहर है। अच्छा, वो बाहर है। तो आपके परिवार में अब सिर्फ दिवेंदु ही हैं जिन्होंने अभी तक बीजेपी में जो आए नहीं हैं, उनका क्या विचार है? आप तो पिता हैं उनके। वो बात करेगा, बात करके वो दिखाएगा। तो दिव्येंदु अधिकारी को लेकर भी एक तरह से साफ कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो तय करेंगे, आज की रैली में वो नहीं होंगे, लेकिन शिशिर अधिकारी नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर मौजूद होंगे। वहीं मेदिनीपुर में अमित शाह ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा, अब इस पर भी गौर कीजिए। 2 मई को बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा, ये कह रहे हैं अमित शाह। बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर आएगी। एक बार फिर अमित शाह की तरफ से यह दावा किया गया है, बाहरी पर बंगाली ही ममता को जवाब देंगे। सुनिए अमित शाह को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। इस समय मेदिनीपुर में वो एक रोड शो के साथ में चल रहे हैं। अमित जी, यहाँ आने से पहले आपने संकल्प पत्र घोषित किया, आपने बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। ममता दीदी कह रही है बाहरी लोग आकर के ऐलान करके जा रहे हैं आपके तमाम ऐलानों पर। चलिए, ममता दीदी का जवाब ये बंगाली लोग ही देंगे। अभी देख लीजिए, पूरा रोड खींचो खींच भरा हुआ है। हर घर से लोग यहाँ पर रोड शो में उपस्थित है जो परिवर्तन करना चाहते हैं। और ये जो जगह है मेदिनीपुर बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, अधिकारी परिवार भी आपके साथ में। ये जो भीड़ है, ये क्या संदेश आप क्या संदेश ग्रहण कर रहे हैं इससे? ये भीड़ बता रही है कि 2 मई को 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यहाँ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ की जनता घुसपैठ से त्रस्त है, तुष्टीकरण से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वो आपको दुर्योधन और दुशासन, इस तरह की बातें ममता बनर्जी कर रही हैं कि दुर्योधन, दुशासन, बाहर से आए गुंडा। चलिए, अब सब अपनी अपनी फितरत के अनुसार बोलते हैं। बस एक सवाल और, यहाँ थर्ड फ्रंट इकट्ठा हो रहा है अमित जी पूरा। महाराष्ट्र में जो हुआ है उसके बाद शिवसेना भी यहाँ पर आ रही है और जिस तरह से वहां पर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया महाराष्ट्र में, उसका क्या असर पड़ेगा थर्ड फ्रंट पे? शिवसेना पहले भी यहाँ चुनाव लड़ चुकी है, सारी जमानतें जब्त हुई। तो 2 मई के बाद बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी उन्होंने किया। वहीं TV9 भारतवर्ष से बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने क्या कहा, यह भी सुनिए। जनता बीजेपी को काम देगी, ममता को आराम देगी, वो ये कह रहे हैं। दीदी से जनता का भरोसा उठ चुका है, ये JP नड्डा ने कहा TV9 भारतवर्ष से। बंगाल में आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है बंगाल में? बंगाल की जनता ने परिवर्तन करने का तय कर लिया है। ममता जी को आराम देने का मौका बंगाल की जनता ने तय किया है और भारतीय जनता पार्टी को काम देने का तय किया और ये साफ दिख रहा है 200 पार भारतीय जनता पार्टी। पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर आपके लिए खास है, ममता का गढ़ कहा जाता था। मेरे लिए सब खास है और सारे बंगाल से 200 प्लस सीटें जीत करके हम आएंगे। जो मैनिफेस्टो जारी किया गया
उस मैनिफेस्टो को गेम चेंजर बताया गया। आपको लगता है कि ये मैनिफेस्टो गेम चेंजर साबित हो जाएगा बंगाल की राजनीति में? वो मदद करेगा, गेम चेंजर होगा, लेकिन गेम चेंजर के लिए तो तैयारी अमित शाह जी ने 3 साल पहले ही रच दी थी और वही गेम चेंजर आज चल रहा है। 6 साल से आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। 2016 में सफलता नहीं मिली, लेकिन 2019 में प्रचंड बहुमत आप लोग को मिला लोकसभा में। आपको लगता है कि लोकसभा वाली जीत यहां आप लोग दोहराएंगे? लोकसभा से अच्छी जीत और अच्छी जीत हम हासिल करेंगे। ममता बनर्जी ये कह रही है कि उनके वादे जो वो कर रही थी वो वादे चुरा लिए गए और आप पर जनता भरोसा नहीं करेगी। 15 लाख वाला मुद्दा दोहरा रही है। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? उनको मालूम है कि भरोसा उन पर से उठ गया है। लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया है और मोदी जी पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को 200 पार पहुंचा रही है। उनको भी अंदाजा लग रहा है कि सीधे 200 पार हो रहा है और बंगाल की जनता ने लॉक स्टॉक एंड बैरल में ममता जी को छुट्टी करने का तय कर लिया। खालिद अब्दुल्ला साहब, सुना आपने जेपी नड्डा को, कह रहे हैं 2 मई के बाद बीजेपी को काम, ममता दीदी को आराम। ये लोग पहले ही से बताने लगे ये जनता तय करेगी। लेकिन समीर जी, मैं एक बात बता दूं कि आपने अभी कह रहे थे कि बाहरी और बनाम भीतरी मैनिफेस्टो का बात आपने कहा। मैं उस पर 15 सेकंड में बता दूंगा, आप मुझे विदाउट इंटरप्ट छोड़। जी बोलिए। मैं कहूंगा कि मैनिफेस्टो अमित शाह जी ने बंगाल की जनता के सामने बंगालियों का अपमान किए। ये तो आपको समझना होगा। कैसे? बंगालियों का अपमान इसलिए कि आप यहाँ पे बंगाल इतनी बड़ी 10.5 करोड़ की जनता, बंगालियों का कोई एक उसके पास में नेता नहीं मिला, कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला, कोई ऐसा एक कार्यकर्ता नहीं मिला जो वो मैनिफेस्टो पढ़कर ये बता दे, बंगाली में कम से कम पढ़कर ये बता दे कि बंगाली लोगों को समझ में आ जाए। ये अमित शाह जी इसलिए तो बाहरी और बनाम भीतरी कहा जा रहा, उन लोग ये मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, कल वहां पे आके शासन करने की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि ये मैनिफेस्टो पढ़ने का वजह यही है कि इन लोगों के पास कोई न नेता है ना कोई पढ़ने वाला है। मैनिफेस्टो पढ़ने का तरीका भी देखा गया, कल परसों में देख रहा था कि लग रहा कोई भाषण दे रहा है, 1 घंटा तक वो बोलते रहे, चिल्लाते रहे और बीच बीच में ताली बजती रही। पहली बार ऐसा मैं देखा मैनिफेस्टो के दौरान ताली बजाने का अवसर मैं पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार अमित शाह। ठीक है, निखिल प्रसून जी जवाब दीजिए, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, आपकी बात का जवाब। प्रसून साहब, नेताओं की कमी है क्या बीजेपी को बंगाल में? इसीलिए कुछ ऐसे नेताओं को भी आप लोगों ने टिकट दे दिया जो दूसरी पार्टी में थे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प जारी किया है। दूसरी बात कि उनका यह वक्तव्य ये बंगाली जनमानस का अपमान है। जिस तरह से आदरणीय गृह मंत्री ने हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से बंगाली भाषा को सम्मान देने का प्रयास किया है, हम लोगों ने शुरू से लेकर के कक्षा 10 तक बंगाली को अनिवार्य बनाया है। हम लोगों ने यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत राय के नाम पर ऑस्कर और क्रमशः नोबेल प्राइज के आधार पर जो है सो एक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। हम लोग यहाँ पर 5 से ज्यादा जो है सो एम्स और IIT के तर्ज पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ठीक है, वो तो घोषणा पत्र के वादे आप बता रहे हैं, लेकिन खालिद अब्दुल्ला साहब जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब आपने नहीं दिया। ये नहीं देंगे क्योंकि बाहरी भीतरी को समझ में आ गया। ये लोग बाहरी भीतरी कर रहे हैं क्योंकि साहित्य को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने बंगाल के लोग मैनिफेस्टो में घोषणा किया है। बंगालियों का अपमान करना, हम बंगाली हैं, बंगालियों का अपमान करना मुझे पसंद नहीं होगा। आपने बंगाल में आके मैनिफेस्टो क्यों बंगाली में और बंगाल के लोगों से क्यों नहीं पढ़वाया? आप बंगाल के लोगों की बुद्धि पर, आप बंगाल के लोगों की इंटेलिजेंस पर प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं। बंगाल के लोग से पूरे दुनिया सीखते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो या बंगाली में हो, उसके असर का अन्वेषण करिए। बंगाली जनमानस इतना इंटेलिजेंट है। अच्छा चलिए, यानी अब आप इस बिना पर कि घोषणा पत्र के वादे बंगाली में क्यों नहीं किए गए, इस मुद्दे पर बंगाली बनाम बाहरी के मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पुनरुत्थान के लिए जो कदम उठाए हैं आज तक पिछले 50 चलिए ठीक है, किसी ने उठाया है। ठीक है निखिल प्रसून साहब, अब भले आज नहीं लेकिन आने वाले वक्त में आपको इस सवाल का जवाब तैयार रखना होगा, क्योंकि इस पर अब हमलावर नजर आ रही है टीएमसी। बहरहाल इस बीच एक और अहम खबर, बंगाल में मतदान से 72 घंटे पहले भी हिंसा हुई है। दिनहाटा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का शव लटका मिला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। क्या टीएमसी के खेला होबे का यही मतलब है? ये पूछा है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन अमित मालवीय ने, जो इन दिनों बंगाल में तमाम चुनावी रणनीति बनाने में अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं।
अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये मामला क्या है? देखिए, ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अटैक कर रहे हैं और कई हत्याएं हो चुकी हैं। 130 की जो पहले उन्होंने लिस्ट जारी की थी, उसके बाद भी ये सिलसिला लगातार जारी है और लगातार तस्वीरें जारी की जा रही हैं। अभी पुरुलिया से एक तस्वीर और जारी की है जिसमें कि एक महिला के साथ में, एक बुजुर्ग महिला के साथ में मारपीट की गई है। तो ये लगातार, और इसके लिए बड़ी बात यह है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात कर चुकी है और बीजेपी कह रहा है कि निचले लेवल पे जो अधिकारी हैं वो टीएमसी के काडर की तरह से काम कर रहे हैं। तो ये भी एक लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है इस समय। प्रशासन का जो रोल है, सियासत जो है बंगाल की, उससे जुड़ी तमाम खबरें हमारे सामने आ रही हैं और यही इस चुनाव का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। ये निखिल प्रसून भी मानेंगे और खालिद अब्दुल्ला भी मानेंगे। आमोद राय क्योंकि हमारे साथ आसाम से मौजूद हैं, इसलिए आमोद मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आसाम का घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। सीएए का वहां पर नाम नहीं लिया गया है, बल्कि करेक्टेड एनआरसी लाने की बात कही गई है। इसके पीछे क्या रीजन आप देखते हैं? क्योंकि एक तरफ वो अहोम पारंपरिक वोट जो कि कांग्रेस का माना जाता है, जिसका बीजेपी में आना बड़ा फायदेमंद साबित हुआ पिछले विधानसभा चुनावों में, इस बार उसका क्या रुख होगा, यह भी देखने वाली बात है। देखिए, बीजेपी ने कल जो घोषणा पत्र समीर जारी किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो पहली लाइन है वो ये है कि यहाँ की संस्कृति की रक्षा, यहाँ के लोगों की सुरक्षा और यहाँ की उन्नति, इन 3 चीज़ों पर फोकस करके ये सारे चीज़ लागू किए जाएंगे और बनाए गए हैं। सारा घोषणा पत्र बनाया गया है। जहाँ तक बात आप कर रहे थे एनआरसी और सीए की, सीए पे बीजेपी साइलेंट है। बीजेपी का ये मानना है कि यहाँ जब एक बार एनआरसी, करेक्टेड एनआरसी लागू हो जाएगा, उसके बाद ही सीएए को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपने उसका खामियाजा देखा था कि किस तरह से आज से 1 साल पहले असम की सड़कों पर उत्पात और उपद्रव मचा था। क्योंकि अगर उस तरह से लागू कर दिया जाए तो तमाम ऐसे लोग हैं जो सालों से यहाँ है, 40 साल से यहाँ है, उनको बाहर हो जाना पड़ेगा। तो इसलिए करेक्टेड एनआरसी के बाद ही सीएए को यहाँ लागू किया जा सकता है। इसलिए सीएए को घोषणा पत्र में नहीं लिखा गया, क्योंकि सीएए स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, वो केंद्र का सब्जेक्ट है और ऑलरेडी वो बिल बन चुका है। अब सीएए नहीं, सीएबी है, तो स्टेट को तो बाउंड टू लिप उसको लागू करना ही है इसको। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज प्रधानमंत्री असम में 2 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। एक रैली 4 बजे शाम में है और दूसरी 5:30 बजे के लगभग यहाँ सीपाजार, जो अपर असम का सीपाजार है, वहाँ करेंगे और वहाँ माना जा रहा है कि आज एक बड़ा शो हो सकता है, लाइट शो। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि नॉर्थ 24 परगना में चुनाव आयोग की टीम पर हमला हुआ है। आईएसएफ कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने 2 आईएसएफ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आईएसएफ यानी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी, जिसका लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन है। इस बार पुलिस ने 2 आईएसएफ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने नॉर्थ 24 परगना में चुनाव आयोग की टीम पर, चुनाव आयोग की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, हमला कर दिया। तो 2 आईएसएफ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। खालिद अब्दुल्ला साहब, लेकिन जिस बात का जिक्र पहले हो रहा था, आसाम में सीएए पर साइलेंट, लेकिन बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी खुलकर कह रही है कि सीएए को लागू करवाएंगे, घुसपैठियों को बाहर करवाएंगे। इस पर मैं आप दोनों का रिएक्शन चाहूंगा जल्दी से। खालिद साहब पहले आप, उसके बाद निखिल। दोहरी नीति तो लगता ही है। ये दोहरी नीति जब इनको इलेक्शन का मौका मिलता है उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जहां जहां पर लगता है कि इलेक्शन का दौर आ रहा है, इलेक्शन किस तरह से जीतना है, इलेक्शन में कैसे हमारा जो भाषण होगा उसको यहां सामने रखने के लिए ये सब बातें होती है। इलेक्शन जाने के बाद देखिएगा, खत्म होने के बाद ना इन लोगों का सीएए का मामला, एनआरसी का मामला सब खत्म हो जाता है। और एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आपको लगता है क्या समीर जी कि ये लोग सही माने पे भारत के ये सीमा के बात कर रहे थे? अभी एक बात कर रहे थे कि ये केंद्र का मामला है मैनिफेस्टो में, तो भारत केंद्र का मामला होने के बावजूद भी बंगाल के मैनिफेस्टो में गोरू प्रचार के बारे में लिखा है कि बीएसएफ को हम लोग फिर से नए तरीके से सजाएंगे। तो लेकिन ये जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, ये मुद्दा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। इतनी चुनावी हिंसा तो शायद ही किसी राज्य में हो रही होगी जितनी बंगाल में हो रही है।
देखिए, इससे पहले 34 साल पहले जिस तरह से हिंसा होती थी, मैं समझता हूं कि आज के दिन में 10 सालों के अंदर में जिस तरह से बिल्कुल एकदम नीचे स्तर तक चली गई है, ये नीचे स्तर पे पहुंची है, खत्म हो जाएगा, ये नीचे स्तर पर पहुंची है। ठीक है निखिल प्रसून साहब, आपका रिएक्शन। खत्म के बराबर है। ये तो हाथ कंगन को आरसी किया। हमारे आज एक मंडल अध्यक्ष को दिनहाटा में मार के लटका दिया गया। अरे आपके नहीं है, वो आपके नहीं है, उनके प्रति वो आपके नहीं है, कम से कम श्रद्धांजलि व्यक्त करिए। वो बंगाल की जनता क्या मारी गई? अगर वो पार्टी के भी नहीं हो, अगर वो सामान्य कार्यकर्ता हो, तो किसी भी व्यक्ति की हत्या हुई तो है, आपके कार्यकर्ता नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो बंगाल के जनता के बारे में आता है, तो आपको फिर अपने लोग बना लेते हैं। अरे कोई भी व्यक्ति हो, बंगाली तो है। अच्छा ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। गौतम लाडी साहब को इसलिए बीच में लाना पड़ेगा। गौतम लाडी साहब, ये कानून व्यवस्था जो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, चुनावी हिंसा जो नजर आ रही, अब चुनाव आयोग के कंट्रोल में सारी चीजें आई है ना, लेकिन सवाल तो सबसे ज्यादा तृणमूल की सरकार से ही पूछे जाएंगे इस पर। क्योंकि जो प्रशासन जो है वो तो वही जो तृणमूल कांग्रेस होते हुए थे। आपको ये भी होगा कि एक तरफ नहीं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव आयोग के पास शिकायत हुई है कि नंदीग्राम में बाहरी लोग, गुंडा लोग आए हैं, इसको आप पकड़िए। तो ये कानून व्यवस्था दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं आरोप, दोनों तरफ से ही लगाया जा रहा है। लेकिन जो हत्या हो रहा है शर्मनाक है, इसमें सबको सोचना चाहिए कि ऐसे चुनाव क्यों होना चाहिए। भारत का कहीं जगह पे चुनाव ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गौतम लाडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और खालिद अब्दुल्ला साहब, प्रसून साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमोद राय और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े थे। लगातार बंगाल चुनावों से जुड़ी हर हलचल TV9 भारतवर्ष पर आपको आगे भी मिलती रहेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।